ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मित्रों, आप सबका अभिनंदन है। मित्रों, आज बात करते हैं लोकसभा चुनाव 2024 के मुद्दे क्या थे और मुद्दे की बात देखिए आप, बड़ा रोचक बात है। आज दो विषय पे बात करूंगा। आज मैं मुद्दे की बात करूंगा, दूसरी बात करूंगा मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रही है। तो मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं मुद्दे की बात। जैसे ही लोकसभा के चुनाव 16 मार्च 2024 को घोषित किए, चुनाव आयोग ने घोषित किए, वैसे ही आचार संहिता लागू हो गई। आचार संहिता के लागू होने के बाद मतदाताओं का सबसे पहले रुझान होता है, मतदाता ये देखता है कौन सी पार्टी के क्या मुद्दे हैं चुनाव में, किन मुद्दों को लेके वो किस योजनाओं को लेके हमारे समक्ष वोट मांगने आएगा, मताधिकार मत मांगने आएगा। ये उनका बहुत ललक रहती है, बहुत जिज्ञासा रहती है, उत्सुकता रहती है कि इस बार हमारे देश के विकास के लिए क्या मुद्दे इनके पास हैं और कौन से मुद्दों पर ये हमसे मत मांगेंगे, हमसे मतदान करने के लिए कहेंगे। किसी ने अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी किया तो किसी ने अपना वचन पत्र जारी किया। दिल्ली की बात करें, केजरीवाल ने तो अपना वही पुराना जो है वचन पत्र और घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें कहा गया कि बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे और राशन फ्री देंगे, तो फ्री बीज की घोषणाएं की। वहीं दूसरी ओर जो है INDIA गठबंधन का जो संयुक्त घोषणा पत्र जारी हुआ, उसमें कहा गया कि हम जाति आधारित जनगणना करेंगे, जाति आधारित जनगणना के बाद संसाधनों का भी सर्वे करेंगे और उनकी इनकम जो है, जो जिसकी ज़्यादा इनकम है उसको समान रूप से वितरित करेंगे। तो समान रूप से वितरित करने की बात में कुछ लोगों ने सफाई दी, कुछ लोगों ने सफाई दी कि जैसे IITian हैं और वो ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं तो उनको उनके जो कॉलेजेस में है संसाधन का, वो शासकीय संसाधन और शासकीय कॉलेजों में पढ़ के IIT करते हैं या IIM करते हैं, तो उनकी इनकम पर जो है अन्य लोगों का हक है। तो इस तरह के मुद्दे आए। चुनावी बॉन्ड भी एक बड़ा मुद्दा बन सकता था, मगर विपक्षियों ने इसको छोड़ दिया, जाने क्यों। क्योंकि बोलते हैं ना, सभी इसमें चुनावी बॉन्ड में सभी दल इसमें इन्वॉल्व थे और इन्वॉल्व होने के कारण चोर चोर मौसेरे भाई की कहावत चरितार्थ होती नज़र आई और ये मुद्दा चुनाव में आगे नहीं चल पाया। फिर बीजेपी की बात करें तो एक मुद्दा, एक नारा उन्होंने दिया, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। यह मुद्दा भी प्रथम चरण तक तो बहुत चला, मगर उसके बाद धीरे धीरे ये मुद्दा भी, ये नारा भी कहीं विलुप्त होते नज़र आया। एक और बड़ी बात है, दुर्भाग्य की बात है कि संदेश खाली की जो बात करते हैं तो संदेश खाली की इतनी हृदय विदारक घटना है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। बचपन में हम लोग सुनते थे, पढ़ते थे कि पहले जब हम परतंत्र हुए, मुगल्स आए और मुगल्स के बाद ब्रिटिशर्स आए, तो उससे पहले सनातन संस्कृति में पर्दा प्रथा नहीं थी, मित्रोपत्र पर्दा प्रथा नहीं थी। ये बातें हमारे लोगों को हमें सुनी हैं, परंतु बाद में ये कहा जाता रहा, बताया जाता रहा कि जो सुंदर महिलाएं होती थी उनको आक्रांता लोग और ब्रिटिशर्स लोग उठा ले जाते थे और उनके साथ बलात्कार और रैप होते थे। इस तरह की बातें हम कभी सुनते थे, मगर हम इस पर विश्वास नहीं करते थे मित्रों। परंतु अभी संदेश खाली का जो मामला आया, संदेश खाली में आपने देखा, और संदेश खाली की जो घटना है वो सत्य घटना के आधारित है। उस पर यदि लेख किया जाए तो ये बड़ी शायद स्वतंत्र भारत की इससे घिनौनी घटना शायद कहीं नहीं हो सकती। मित्रों, एक विधायक यदि कोई इस तरह का कृत्य करे और वो बोले कि मैं चौराहे पे खड़े होकर वो बोलता था कि मैं बांग्लादेशी हूँ और मैं इस तरह के काम करूंगा। TMC के कार्यकर्ता जाते थे, आदिवासी गांवों में जाते थे और उनसे बोलते थे, घर की तलाशी लेते थे और यहाँ पे उनकी पुलिस भी सहयोग करती थी। मित्रों, ये कितनी दर्दनाक घटनाएं हैं कि किसी के घर में नई शादी हुई है, बहू आई है और उसका तो TMC के गुंडे वहाँ जाया करते थे और बोलते थे, पुलिस साथ में रहती थी कि आज तुम्हारी बहू को हम TMC कार्यालय भेज दो, अन्यथा तुमको मार देंगे। और ये मित्रों, ये विधायक के यहाँ जाती थी, लड़कियाँ विधायक के यहाँ जाती थी। और ये कितना जो संदेश खाली का है उसका विधायक का नाम भी आप जानते हैं,
आप सब ने शाहजहां शेख का नाम सुना है। शाहजहां शेख इससे पहले नहीं सुना था और संदेश खाली के बारे में भी नहीं जानते थे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? सोचिए, आप ज़रा सोचिए कि यदि आपके यहाँ कोई शादी हुई है और कोई बहू आए और कोई आके गुंडे आके कहें कि हम इसको अपने साथ ले जाएंगे और कल छोड़ देंगे, तो ये दर्दनाक, ये देश का शायद इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। इसमें भी टीएमसी की जो अध्यक्ष हैं और जो मुख्यमंत्री हैं वो स्वयं एक महिला हैं, और उन महिलाओं के रहते, ममता बनर्जी के रहते इस तरह की घटनाएं हों, और उसमें तो सीबीआई का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस घटना की जांच की। 2000 से अधिक महिलाओं के साथ अत्याचार हुए हैं। ये स्वतंत्र भारत की इससे बड़ी दर्दनाक की स्थिति क्या हो सकती है, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। कश्मीर में सुना है कि कश्मीर में हिंदुओं के साथ, कश्मीरी ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हुए हैं और उनके साथ भी इसी तरह की घटनाएं हुई हैं। तो ये मित्रों, ये सभ्य समाज की निशानी नहीं है। तो ये मुद्दा पश्चिम बंगाल में बहुत छाया रहा, और पश्चिम बंगाल में इस मुद्दे की वजह से टीएमसी को बहुत बैकफुट पर जाना पड़ा, और हो सकता है कि टीएमसी का बहुत बुरी स्थिति वहाँ पर हो जाए। और राष्ट्रीय परिदृश्य में यदि हम मुद्दे की बात करते हैं तो पहले जो बात हुई, INDIA घंटा ने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया, और जातीय जनगणना का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो कि समाज में, हिंदू समाज में विष घोलने का काम कर रहा है। ऐसे मुद्दे नहीं उठाना चाहिए। संविधान में स्पष्ट प्रावधान है कि जाति आधारित जनगणना नहीं की जाएगी, और बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने भी इसको कहा है। एक बार जातीय जनगणना 1951 में हुई थी, मगर उसके आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए कि इसका जो है समाज के ऊपर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारी बातें बहुत इस तरह की घिनौनी बातें जो आई, जिससे पब्लिक को बहुत घोर निराशा हुई। वो दल जो बोलता था कि ना जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, उससे तो कम से कम ये उम्मीदें नहीं थी, जनता को ये नहीं थी। और जनता जो है जातिवाद से दूर जाती हुई दिखाई दे रही है, और जनता जातिवाद में ज़्यादा उलझनी नहीं चाहती है। मित्रों, वो उलझनी नहीं चाहती है, मगर उसकी मजबूरी है। जब लोग इस तरह की बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात आती है। मित्रों, राम मंदिर का मुद्दा, शुरू में लगा था कि राम मंदिर का मुद्दा चुनाव में चलेगा, मगर राम मंदिर का मुद्दा कहीं नहीं रहा, क्योंकि राम मंदिर जो है किसी पार्टी ने नहीं बनाया। राम मंदिर का जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट का काम था, और ट्रस्ट ने इस मुद्दे को इसको बनाया है, इसलिए ये मुद्दा नहीं बन सका। और शुरू में कोशिश की गई कि ये मुद्दा बन जाए, मगर ये मुद्दा नहीं बनेगा। अन्याय, अमृतकाल और अन्यायकाल के, अमृतकाल को अन्यायकाल से तुलना की गई, और यह मुद्दा भी बनाने में इंडी गठबंधन कहीं उसको सफलता मिलती हुई नहीं दिखाई दी है। किसानों की गारंटी और MSP, रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दे कहीं रसातल में चले गए और परिदृश्य से ओझल हो गए। जैसे जैसे चुनाव पास आए तो बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे, जिन मुद्दों पे बात की जानी थी, देश के विकास की बात की जानी थी, बच्चों के भविष्य की बात की जानी थी, वो मुद्दे कहीं ना कहीं वो विलुप्त हो गए और परिदृश्य के पीछे चले गए। अग्निवीरों का मुद्दा ज़रूर बीच बीच में उठा, मगर अग्निवीरों का मुद्दा भी कुछ इस तरह से है कि उनके पास विकल्प देने की कोई बात नहीं की कि अग्निवीर का काम तो बंद कर देंगे, मगर क्या उनको भर्ती कर पाएंगे? यदि आपके पास उसे संसाधन नहीं है तो कैसे आप कर पाएंगे? तो कुछ ना मामा से काना मामा अच्छा, और बेरोज़गार व्यक्ति, बेरोज़गार लड़का ये सोच के जाता है कि ना मामा से काना मामा अच्छा, और वो अग्निवीर बनने भी तैयार है। मित्रों, ये मुद्दे कुछ चले कि नहीं चले ये तो भविष्य बताएगा। और कुछ ऐसे मुद्दे आ गए, बेहूदे मुद्दे, कि मंगल सूत्र छीन लिया जाएगा, मंगल पूज, हाँ, इस तरह की बातें, इस स्तर की चुनाव स्तर में जो बातें हुई उससे जो है लोग
को अच्छा नहीं लगा और हो सकता है कि ये एक कारण रहा है कि लोकसभा चुनाव में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हुआ है। एक और बात आई खटाखट जो बात आई, तो प्रधानमंत्री को खटाखट बहाल कर दें, प्रधानमंत्री को खटाखट जो है मुद्दा, बातें भी बड़ी अच्छी जो है शैली में चलती रही। आरक्षण का मुद्दा रहा, आरक्षण का मुद्दा छाया रहा। SC ST OBC कोटे से मुस्लिम को आरक्षण दिया गया। देखिए, जो संविधान बोलता है, बाबा भीमराव साहब का संविधान है, संविधान में स्पष्ट प्रावधान है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, मगर फिर भी वह मुद्दा बना। और कर्नाटका में और पश्चिम बंगाल में तो अभी हाल में ही हाई कोर्ट का जो निर्णय आया, हाई कोर्ट के निर्णय की बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि मंच से, सार्वजनिक मंच से, पब्लिक मीटिंग में एक जिम्मेदार, प्रदेश का जिम्मेदार नागरिक, प्रदेश का मुख्यमंत्री यदि ये बात बोलता है कि मैं हाई कोर्ट के आदेश को नहीं मानूंगी, तो ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और शायद इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। हाँ, ये बात अलग है, यदि आप हाई कोर्ट के निर्णय से सहमत नहीं हैं तो आप हायर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, मगर सार्वजनिक मंच से इस बात को कहना कोर्ट की अवमानना नहीं तो और क्या है। मगर कोर्ट जो है सो मोटो इसको संज्ञान कोर्ट को लेना चाहिए और सो मोटो लेके उसकी कार्रवाई करनी चाहिए, परंतु ऐसा होता दिखाई नहीं देता। कोर्ट भी कहीं ना कहीं 2 कदम पीछे है और कोई अपने आप को उससे हटाता है। देखिए, एक और बात आपको बता दूं, जब कोर्ट की बात आई तो मैं बात बताना चाहता हूं कि केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल को जो है जमानत मिल गई और अरविंद केजरीवाल को चुनाव तक के लिए जमानत दे दी गई और 2 तारीख तक के लिए उनको जमानत दी गई कि 2 तारीख तक चुनाव आए, कोई प्रलय नहीं आ जाएगा यदि हम जमानत दे देते हैं। वहीं दूसरी ओर देखिए आप, हेमंत सोरेन के साथ सुप्रीम कोर्ट ने न्याय नहीं किया। इस बात को भी कहने में कोई परहेज नहीं है कि हेमंत सोरेन को की क्या गलती थी। हेमंत सोरेन को भी यदि जमानत दे देते तो क्या 20-22 दिन में कोई प्रलय आ जाता, मगर हेमंत सोरेन को जमानत नहीं मिली। मित्रों, तो मैं सुप्रीम कोर्ट की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, तुलनात्मक जब अध्ययन करते हैं तो ये बातें आती हैं कि कहीं ना कहीं न्याय जो है सापेक्ष है और दिखाई भी देना चाहिए। जब दिखाई नहीं देता है तो लोग इस बात को अपना क्वेश्चन उठाने के लिए स्वतंत्र हैं। मित्रों, इस तरह के कुछ मुद्दे हैं। जो कांग्रेस की न्याय यात्रा है, न्याय यात्रा भी काफ़ी चली। डीप फेक वीडियो भी आया, डीप फेक वीडियो मोदी जी का और अमित शाह जी का डीप फेक वीडियो भी बहुत वायरल हुआ और इनको जो है इंडी गठबंधन के कई सदस्यों के द्वारा इसको वायरल किया गया, जो इस पर बाद में काफ़ी विवाद हुआ। SC ST एक्ट, संविधान बदलने की बात हमेशा की जाती है कि जो है संविधान बदल देंगे। मित्रों, ये संविधान बदलने की बात बड़ी ऐसी लगती है जैसे कोई मजाक कर रहा है। ये मजाक का विषय नहीं हो सकता। किस तरह से देश की जनता के सामने इस तरह से झूठ को प्रचारित किया जाता है कि संविधान बदल दिए जाएंगे। मित्रों, संविधान बदलने का ना ही किसी के घोषणा पत्र में है, ना ही वचन पत्र में है। किसी के घोषणा पत्र में ये बात नहीं है कि हम संविधान बदलेंगे। फिर भी ये बात कह दी जाती है कि संविधान बदला जाएगा। ये कैसे संभव है कि संविधान बदला जाएगा? भारत के संविधान के तहत कोई चुनाव लड़ रहा है और उसी संविधान के तहत यदि किसी ने चुनाव लड़ा है तो और हम संविधान की निष्ठा की ही शपथ लेते हैं। जब कोई सांसद सदस्य शपथ लेता है तो सबसे पहले वो संविधान को अक्षुण्ण रखने की बात करता है। वो कैसे संविधान बदल सकता है, ये तो समझ से परे है। मगर
मगर आम जनता को किस तरह से बेवकूफ़ बनाने का प्रयास किया जाता है और बोला जाता है कि संविधान बदल दिया जाएगा, ये तो संभव नहीं है मित्रों। मगर फिर भी है, देश की राजनीति है, मुख्य मुद्दों से भटका रहे हैं। बेरोज़गारी की कोई बात नहीं करना चाहता, शिक्षित बच्चों के लिए कोई सोचना नहीं चाहता कि कितनी ज़्यादा महंगाई बढ़ी हुई है उसके लिए कोई बात नहीं करना चाहता। कोई जो है छोटे छोटे मुद्दे जिनका कोई मतलब नहीं है, उन मतलब वो राष्ट्रीय परिदृश्य पर उभर जाते हैं। तो इंडी गठबंधन ने अपने इसके लाभ उठाने में कहीं ना कहीं चूक गई है, नहीं तो काफ़ी कुछ था। ऐसे ही CAA की बात करते हैं कि CAA जो है लागू नहीं किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में आपने देखा कि वो ममता बनर्जी मंच से बोलती कि हम CAA लागू नहीं करेंगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो कानून पारित होता है वो कोई पार्टी कानून पारित नहीं करती है, किसी पार्टी का विशेष का कोई कानून नहीं होता है। वो उसको लोकसभा और राज्यसभा से पारित किया जाता है। जब लोकसभा राज्यसभा के चुने हुए प्रतिनिधि किसी कानून को पारित करते हैं तो मैं नहीं समझता कि किसी भी राज्य सरकार को इस बात का अधिकार है, नहीं होना चाहिए कि वो अपने यहाँ ना लागू ना करे। इस तरह का यदि प्रावधान है तो उन प्रावधान को भी विलोपित करना चाहिए कि लोकसभा राज्यसभा से जो कानून बना है उसको लागू करने के लिए आप बाध्य हैं। और भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और इसमें जो है राष्ट्र की बात चलेगी, राष्ट्रवाद की बात चलेगी और जो राष्ट्र से प्रेम करेगा उसकी बात चलेगी मित्रों। इस तरह की बातें हल्की बातें जो है चुनाव को प्रभावित करती हैं तो आश्चर्य होता है कि हम देश प्रेमी लोग कहाँ सो गए, कहाँ सोते रहते हैं और क्यों नहीं इसका प्रतिकार करते हैं। प्रतिकार करना चाहिए मित्रों। चुनाव में जो है शायद इन्हीं वजहों से जो स्थानीय जो छोटी छोटी हल्की बातें हुई और हल्की बातों के कारण जो है चुनाव में मतदाता उदासीन हो गया और मतदाताओं को ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई कि जो आपने वचन पत्र की कोई बात नहीं करा, घोषणा पत्र की किसी ने बात नहीं की, देश के विकास की कोई रोड मैप किसी ने नहीं प्रस्तुत किया कि हम ये काम करेंगे, हम ये काम करेंगे। किसी ने कोई बात नहीं की हम स्वायत्तता की बात करेंगे, मगर सिर्फ और स्थानीय मुद्दे और जो है गुमराह करना, जो झूठ बोलना और गुमराह करने के कारण मतदाता बड़ा उदासीन दिखाई दिया। और उदासीनता की वजह से किसी ने जो है मत देने, काफ़ी लोग युवा वर्ग विशेष रूप से मतदान के लिए बाहर नहीं निकला क्योंकि उनका बेरोज़गारी बहुत बड़ा मुद्दा था जिस मुद्दे को किसी ने नहीं छुआ। क्षणिक रूप से ज़रूर किसी ने कहा एक दो बार, मगर उसको किसी ने टच करने की कोशिश नहीं की। इसका बहुत अधिक लाभ विपक्षी जो इंडी गठबंधन ले सकता था, मगर वो लेने में कहीं ना कहीं असफल दिखाई दिया क्योंकि उसने इस मुद्दे को उस गति से नहीं उठाया जैसे उठाना था। ऐसी जो है इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा शुरू में उठा मगर उसको बाद में उसको नहीं उठाया। यदि इस मुद्दे को उठाते और करते तो शायद बहुत अधिक लाभ होने की संभावनाएं थी मित्रों। अब मेरे से लोगों ने कहा है कि आप जो है मध्य प्रदेश के बारे में बताएं कि मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। तो मित्रों मैं आपको बता दूं मध्य प्रदेश की भी स्थिति कुछ वैसी ही है जो बाकी हिंदी भाषी प्रदेशों की है। मध्य प्रदेश में जो जहाँ तक बात करूँ, इस बार मध्य प्रदेश में भी वोटिंग परसेंटेज कम रहा। जहाँ जहाँ ये कहा गया, यहाँ पे मैं एक बात बेखौफ कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उन्हीं ने भारतीय जनता पार्टी को हराने का प्रयास किया, ऐसा दिखाई दे रहा है। और जहाँ पर ऐसा लगा है पब्लिक को कि यहाँ पर ये पार्टी के लोग ही उसको हराना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत अधिक वोटिंग हुई है और बहुत अधिक वोटिंग जो है मोदी के नाम पर वोटिंग हुई है। और लोगों ने यदि जो पदाधिकारी हैं बीजेपी की, उन्होंने यदि कहा है कि पार्टी के विरुद्ध बोला है तो वहाँ जाके बहुत अधिक वोटिंग हुई है और बहुत पॉजिटिव वोटिंग बीजेपी के पक्ष में वोटिंग स्पष्ट हुई है। और जहाँ कहीं भी उन्होंने कहा है जहाँ जहाँ वोटिंग ज़्यादा हुई है वहाँ वहाँ उसका कारण ये है
कि उसमें उनको लगा है, वोटर्स को लगा है, मतदाताओं को ये लगा है कि हमारा वोट नहीं डलने के कारण नरेंद्र मोदी को नुकसान होगा, तो नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों का समर्पण यहाँ पर दिखाई दिया है। मगर कुछ एक सीट्स हैं, जैसे सीधी है, सीधी में बहुत कम वोटिंग हुई मित्रों, और सीधी की सीट जो है बुरी तरह से फंसी हुई है, और सीधी का निर्णय जो है किसके पक्ष में आएगा ये तो आज मैं अभी नहीं बता सकता। आचार संहिता है 4 जून को, 1 जून के बाद मैं आपको बताऊंगा कि सीधी में और कहाँ किसते लगभग कितने मतों से कौन जीतेगा, इसका हम विश्लेषण आपको सामने लाएंगे। परंतु सीधी फंसी हुई है। सीधी के बाद सतना में भी जो है गणेश सिंह को उतारा है, जो कि विधानसभा चुनाव हार चुके हैं मित्रों। तो लोगों का कहना है कि हारे हुए प्रत्याशी को क्यों दिया, क्या इनके अलावा कोई प्रत्याशी नहीं था। तो ये लोगों में जो है आक्रोश था। इसी तरह से मंडला में भी आक्रोश था कि हारे हुए विधानसभा में हारे हुए प्रत्याशी को दिया है। तो हारा हुआ जो प्रत्याशी है वो स्पष्ट रूप से जो है लोकप्रिय नहीं है, और विधानसभा में लोकप्रिय नहीं है, तो उसको जो है लोकसभा जीतना बहुत मुश्किल काम होता है। और मोदी के नाम पर वोट डले हैं, और मोदी के नाम पर कितने वोट मिलेंगे, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी हो गई, जबकि पूरे क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी नहीं देखी गई है। मगर सतना, विशेष रूप से मंडला, सतना, सीधी, यहाँ पर रीवा में एंटी इनकम्बेंसी। इसी तरह से एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है ग्वालियर रीजन में भी देखा गया। ग्वालियर भिंड लहर जो है मुरैना का क्षेत्र है, जो तीनों सीटें हैं ग्वालियर की, वहाँ पर भी एंटी इनकम्बेंसी का बहुत बड़ा फैक्टर है। मित्रों, गुना की यदि हम बात करें तो गुना में जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी की साख दांव पे लगी हुई है कि वो कितने प्रतिशत यादव वोटर्स को, ज्योतिरादित्य को दिला पाते हैं। यदि वो उसमें सफल नहीं हुए तो गुना सीट भी का क्या होगा वो जो है मतदाता ही बता पाएंगे। तो उसका भी मैं विश्लेषण आपके सामने रखूँगा। कुछ सीटें और हैं। राजगढ़ में भी आप देखिए बहुत अधिक वोटिंग हुई। राजगढ़ में भी मतदाताओं को ये लगा कि ये मोदी जो फैक्टर है उसकी वजह से काफ़ी वोटिंग हुई है। इसी तरह से छिंदवाड़ा में भी वोट प्रतिशत बहुत गया है। तो मित्रों, जहाँ जहाँ ऐसी स्थितियाँ निर्मित हुई हैं कि कहीं मतदाता को इस बात का एहसास हो गया कि ये हार सकते हैं, तो वहाँ पर जाके बहुत अधिक मतदाताओं ने उत्साह के साथ वोटिंग की है। इधर एक बात और मैं आपको बात करता हूँ, बड़ी अच्छी बात करता हूँ। सैम पित्रोदा की यदि हम बात करें तो सैम पित्रोदा ने बड़े उस तरह के बयान दिए। पहला एक बयान उनका आया कि जो संपत्ति है उसको समान रूप से वितरण कर दिया जाए। तो मित्रों, यदि ये संपत्ति टैक्स की बात करते हैं तो संपत्ति टैक्स था जो कि राजीव गांधी ने उसको ख़त्म किया था। उससे पहले संपत्ति टैक्स था और 85% तक टैक्स था कि जो इनहेरिट होती है संपत्ति वो आपस में वो सरकार की वो चली जाती है और 15% ही मिलती है। तो मित्रों, ये बहुत गलत बात है कि इंसान काम करता है, अपने परिवार के लिए काम करता है, मेहनत करता है, वो पैसे कमाता है, बचाता है, उसके बाद उसके बच्चे यदि उसका उपभोग ना कर सकें तो ये कम से कम भारतीय संस्कृति में तो ये कहीं से सही नज़र नहीं आता है। भारत की संस्कृति जो है बच्चों पर आधारित है और परिवार पर आधारित है, तो परिवार ही पहली उसकी प्राथमिकता है। मित्रों, एक बात और आई जो कि बड़ी अजीबोगरीब, और सैम पित्रोदा ने कहा कि दक्षिण के लोग जो है अफ्रीका से मिलते जुलते हैं, अफ्रीका के लोगों से मिलते जुलते हैं, पूर्व के लोग जो है चीन की से शकल मिलती हुई है, और पश्चिम के लोग जो है इधर से मिलते हुए हैं, उत्तर के लोग इधर से मिलते हुए हैं शहर। तो मतलब सभी लोग जो है कोई चीन का बना दिया, कोई अफ्रीका का बना दिया, आपने कोई रेसिज्म की बात कर दी। मतलब हर जगह बांटने का और इस तरह का काम किया है जो कि बहुत अच्छा नहीं लगा मतदाताओं में बड़ा रोष भी था, दुखी भी थे। तो इस वजह से जो है मतदाता जो है इंडी गठबंधन को जो वोट देने के लिए निकलने वाले थे वो मतदाता घर में ही रुक गए।
और ये जो है मैं कहूँगा कि ये जीता हुआ उनका चुनाव यदि है तो ये इसमें बहुत बड़ा डेंट लगा दिया इन्होंने। यदि मैं आप साउथ के मुद्दों की बात करें तो साउथ में बहुत अच्छा इस बार कैंपेन हुआ है। वहाँ पर भी जो है हैदराबाद की यदि बात करते हैं तो हैदराबाद का चुनाव फंस चुका है मित्रों, बहुत बुरी तरह से फंसा है। माधवी लता ने जो मेहनत की है, जो प्रयास किए हैं वो काबिल तारीफ़ हैं। और जैसे ओबीसी जैसा भी सांसद जो है उसका चुनाव फंसा हुआ है, वहाँ पर भी क्या स्थिति होगी वो मैं आपको जो है 1 जून को आपको बताऊँगा। तो मित्रों ये कुछ मुद्दों की बात थी कि मुद्दे चुनाव में बहुत अच्छे होते हैं, मुद्दे के आधार पर ही चुनाव लड़ा जाता है और मतदाता और देश का नागरिक ये जानना चाहता है हर पार्टी से, हर जो व्यक्ति जो वोट मांगने आता है उससे उसकी ये अपेक्षा होती है कि वो देश के विकास के लिए क्या करेगा, देश के विकास के लिए उसके पास क्या रोड मैप है, उसका क्या विज़न है, पॉलिसीज़ क्या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का क्या होगा। ये सारे मुद्दे, विकास के मुद्दे लोग सुनना चाहते हैं कि अब हम इस तरह से काम करेंगे, हमारा ये काम करेंगे। तो कोई इस बात में कि मंगलसूत्र छीन लिया और किसी का ये हो गया, ये बात मुद्दे जो है लोगों को भटकाने वाले मुद्दे होते हैं। मंदिर की बात भी जो है अच्छा हुआ कि मंदिर का मुद्दा नहीं उठा। मंदिर लोगों की श्रद्धा का विषय है और हर कोई मंदिर जाता है, जो भी सनातन धर्मी है वो मंदिर जाता है, मुस्लिम अपनी मस्जिद में जाते हैं, क्रिश्चियन चर्च में जाते हैं और सभी का स्वागत है। हम तो सभी धर्मों का स्वागत करते हैं। हमारे को किसी धर्म से वैमनस्य नहीं है। किसी भी चर्च भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं और सभी धर्म, हम सभी लोग स्वतंत्र हैं अपना अपना धर्म मानने के लिए। मित्रों यहाँ पर एक मुद्दा और फ्लोट करने की कोशिश की लोगों ने कि हिंदू और मुसलमान को बांटने का प्रयास किया। तो सबसे पहले यदि बात करते हैं तो इंडी गठबंधन ने जो है इस बात का प्रयास किया कि हम भाई नहीं, हम इनको आरक्षण देंगे। और इंडी गठबंधन ने शुरुआत की तो उसका जवाब विपक्षी, मतलब मैं कहूँगा एनडीए गठबंधन ने भी उसका जवाब दिया। मगर ये मुद्दा जो है लोगों को आकर्षित नहीं कर सका क्योंकि हिंदू और मुस्लिम काफ़ी लंबे समय से साथ साथ रह रहे हैं। रोहिंग्यास का विषय अलग है, दूसरे विषय अलग हैं। तो देखिए मित्रों, पंजाब में, दिल्ली में और मतलब बाकी उत्तर भारत की स्थिति तो बीजेपी की सदैव से बहुत अच्छी रहती। तो एनडीए गठबंधन की बहुत बड़ी अच्छी स्थिति है और कितने सीट्स और कितने मतों से कौन जीतेगा इसके लिए आप इंतज़ार करिए। मेरा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। हम आपके पास सबसे पहले जो है रिज़ल्ट और एग्जिट पोल के आंकड़े आपके पास रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।